हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अजीब सा लगता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की जो प्रूविंग होती है वही लिख जाते हैं। ठीक है, तो वो नहीं लिखनी होती, क्या लिखना होता है बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन ये है कि सपोज दैट अल्फा एंड बीटा आर वेक्टर्स इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस वी। तो वी हमारा क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है और अल्फा बीटा इसमें कोई दो वेक्टर्स हैं। ठीक है, और आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बराबर है नॉर्म अल्फा और नॉर्म बीटा के प्रोडक्ट के। तो ये चीज आपको गिवन है, ये आपको गिवन है। देखिए कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में क्या होता है, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में यहाँ पर एक लेस देन का साइन बना होता है इस तरह से। ठीक है, लेस देन का साइन बना होता है, तो वो कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी होती है। पर हम इस इनइक्वालिटी को क्या कर रहे हैं, इक्वालिटी में रिड्यूस कर रहे हैं। किसमें रिड्यूस कर रहे हैं, अपनी कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी को हम रिड्यूस कर रहे हैं इक्वालिटी में। तो देखिए भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि दैट इज कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी रिड्यूसेस टू एन इक्वालिटी। देखिए इक्वालिटी लग गई है। तो कह रहे हैं देन आपका अगर ये चीज हो जाती है, मतलब ये आपका हो जाता है कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के प्रोडक्ट के बराबर है, तब आपके अल्फा और बीटा जो दो वेक्टर्स हैं ये क्या हो जाते हैं, ये लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यही हमको प्रूव करना है। तो गिवन हमको क्या है, गिवन ये है कि ये गिवन है कि मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा बराबर है नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के प्रोडक्ट के। ये गिवन है और प्रूव करना है कि अल्फा बीटा लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसके लिए हम दो चीज कर सकते हैं। पहली बात ये मान के चल रहे हैं, देखिए प्रूविंग काफी हद तक मैचिंग होती है। कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी से काफी हद तक प्रूविंग हमारी मैच करती है इसकी। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं कि अल्फा हमारा क्या है, जीरो वेक्टर है। तो अगर अल्फा हमारा जीरो वेक्टर है तो उसकी नॉर्म जो होती है वो भी जीरो होती है। क्यों, क्योंकि नॉर्म क्या होती है, किसी वेक्टर की लेंथ होती है। किसी वेक्टर की नॉर्म से क्या मतलब होता है कि वो उस वेक्टर की लेंथ होती है। और क्लास 12 में आपने वेक्टर्स जब पढ़ाया जाता है तो वहां भी बताया गया होगा कि जीरो वेक्टर की लेंथ क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है, तो हम वही कह रहे हैं कि अगर अल्फा हमारा जीरो वेक्टर है तो उसकी लेंथ यानी उसकी नॉर्म क्या होती है, जीरो होती है। और इस केस में अगर हमको देखिए कैलकुलेट ये करना है। देखिए एक चीज हमको मिल गई नॉर्म अल्फा, एक ये भी कैलकुलेट करते हैं अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा। तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा में हमें देखिए अल्फा को जीरो वेक्टर माना है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अल्फा की जगह जीरो वेक्टर। ठीक है, और ये मैंने कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में भी बताया था कि जीरो वेक्टर जो है आपका ध्यान दीजिएगा, जीरो वेक्टर को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे, जीरो वेक्टर आपका जीरो स्केलर मल्टीप्लाई बाय जीरो वेक्टर के बराबर होगा। ठीक है, जीरो वेक्टर को आप कैसे लिख सकते हैं, जीरो स्केलर मल्टीप्लाइड बाय जीरो वेक्टर। ठीक है, और ये भी क्या होता है, एक वेक्टर होता है। क्यों, क्योंकि जब आप एक वेक्टर से किसी स्केलर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी आपको क्या मिलता है, एक वेक्टर मिलता है। तो अगर आप जीरो वेक्टर को जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपको क्या मिलेगा, जीरो वेक्टर मिलेगा। तो आप इस जीरो वेक्टर की जगह जीरो स्केलर मल्टीप्लाई में जीरो वेक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जो कि वेक्टर स्पेस के वेक्टर्स पर काम करता है। ठीक है, अब एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी होती है। लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहती है कि आप स्केलर को बाहर करके सिर्फ वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है, देखिए इनर प्रोडक्ट किसका होता है, वेक्टर्स का, ना कि स्केलर का। तो आप क्या कर सकते हैं, ये जीरो स्केलर को बाहर कर दीजिए, तो वेक्टर मतलब इनर प्रोडक्ट किसका होगा, सिर्फ जीरो वेक्टर और बीटा वेक्टर का होगा। और देखिए दो चीज है यहाँ पे, जीरो से आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट जीरो मिलता है। और एक चीज और होती है कि जीरो वेक्टर का अगर आप इनर प्रोडक्ट किसी भी वेक्टर के साथ करते हैं तो भी रिजल्ट क्या मिलता है, जीरो मिलता है। ठीक है, तो अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा आपका क्या आ चुका है, जीरो। तो अगर आप अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का मॉड करेंगे तो आप इधर जीरो का भी मॉड करेंगे, और जीरो का मॉड क्या होता है, जीरो। तो मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा क्या आ चुका है, जीरो। अच्छा, नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा में नॉर्म अल्फा आपका मैंने अभी पहले बता दिया जीरो है। तो यहाँ पे नॉर्म अल्फा की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो मल्टीप्लाई बाय नॉर्म बीटा वो जीरो आ जाएगा। तो हमने ये समझा कि अगर हमारा अल्फा जीरो वेक्टर है तो देखिए आपको ये चीज प्रूव, आपको ये देखना है कि ये सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है जब अल्फा आपका जीरो वेक्टर है। तो सिंपल सी बात है कि अल्फा जब आप जीरो वेक्टर लेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपका मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा क्या आ गया, जीरो। और नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा का प्रोडक्ट भी क्या आ गया, जीरो। तो इसकी वैल्यू भी जीरो है, इसकी वैल्यू भी जीरो, दोनों के आरएचएस बराबर है। तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर, मतलब ये इसके बराबर आ जाएगा। तो मतलब हमारा मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म अल्फा नॉर्म बीटा के बराबर आ चुका है। कब आया, जब अल्फा आपका जीरो वेक्टर है।
तो हमने ये समझा कि अगर हम अल्फा को 0 वेक्टर लेते हैं तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, वैसे तो ये इक्वेशन गिवन थी, पर हम ये चेक करना चाहते हैं क्या अल्फा 0 लेने पर, 0 वेक्टर लेने पर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो हमने देखा कि हाँ हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अल्फा और बीटा जो है हमारे, वो इक्वेशन नंबर 1 को अगर सेटिस्फाई करते हैं तो हम अल्फा या बीटा में किसी एक को 0 वेक्टर ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर अल्फा और बीटा कोई दो वेक्टर्स अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं तो हम उनमें से किसी एक वेक्टर को 0 वेक्टर ले सकते हैं, क्योंकि 0 वेक्टर भी आपकी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए हमने क्या किया, हमने ले लिया अल्फा को 0। ठीक है, तो हमने लिख दिया देन अल्फा कैन बी 0 वेक्टर आल्सो। ठीक है, तो 0 अल्फा को हमने 0 वेक्टर ले लिया। अब अगर अल्फा 0 वेक्टर है तो एक बात आपने वेक्टर स्पेस में पढ़ी होगी कि एनी सेट ऑफ वेक्टर्स, कोई वेक्टर्स का आप अगर सेट लेते हैं जिसमें एक क्या हो जाए जो कि कंटेन करे 0 वेक्टर को, तो वो सेट जो होता है वो क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो वो सेट आपका क्या हो जाता है, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में, किसी सेट ऑफ वेक्टर्स में आपका कोई एक वेक्टर क्या हो जाए, 0 वेक्टर हो जाए, तब फिर वो सेट आपका या वो वेक्टर्स जो है वो क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। तो आप यहाँ देखिए अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, जिसमें से एक वेक्टर क्या हो चुका है, 0 वेक्टर। तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, आपस में लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये बात याद रखिएगा कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स या दो से ज्यादा वेक्टर्स हैं जिनमें से एक वेक्टर क्या हो जाए, 0 वेक्टर हो जाए, तो फिर वो वेक्टर्स आपस में क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे यहाँ हमारे पास अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स थे, तो जिसमें से अल्फा वेक्टर जो है हमारा वो क्या हो चुका है, 0 वेक्टर। इसलिए आपका बाय द रूल्स ऑफ वेक्टर स्पेस हमारा ये अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट। वो नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, और अल्फा को हमने 0 क्यों लिया वो मैंने आपको समझा दिया, वीडियो में चाहे तो पीछे जाकर उस बात को फिर से समझ सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, चलिए हमने ये तो समझ लिया कि अल्फा अगर 0 वेक्टर है तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, और तब आपके अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट है। अब हम इसी में एक चीज और करते हैं जो मैंने आपको कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी में भी सिखाई थी, कि फिर अगले स्टेप में आप क्या करिए, मान लीजिए कि हमारे अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स हैं जो कि इस गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, पर अल्फा 0 वेक्टर नहीं है। ठीक है, मतलब ना अल्फा 0 है ना बीटा 0 है। ठीक है, चलिए अच्छा, तो अगर अल्फा 0 वेक्टर नहीं है और ये कंडीशन अल्फा बीटा मिलके सेटिस्फाई कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपको क्या समझना, पहली बात ये समझिए कि अगर अल्फा 0 वेक्टर नहीं है तो उसकी नॉर्म क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्यों, क्योंकि नॉर्म होती है वेक्टर की लेंथ, और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। इसलिए लेंथ अगर नेगेटिव नहीं होती, लेंथ को यहाँ पर हम लोग इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्म बोलते हैं वेक्टर की। लेंथ ऑफ वेक्टर ना बोल के क्या बोलते हैं, नॉर्म ऑफ वेक्टर। तो नॉर्म ऑफ, अगर लेंथ ऑफ वेक्टर 0 नहीं तो नॉर्म ऑफ वेक्टर भी 0, मतलब लेंथ ऑफ वेक्टर अगर नेगेटिव नहीं होती है तो नॉर्म ऑफ वेक्टर भी नेगेटिव नहीं होगी। तभी मैंने देखिए नॉर्म ऑफ अल्फा को क्या लिया, ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब यहाँ पे मैं, जैसे मैंने कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी की प्रूविंग में बताया था कि यहाँ पे एक वेक्टर लेते हैं गामा, जिसकी वैल्यू क्या ली जाती है, बीटा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा मल्टीप्लाइड बाय अल्फा। और क्या करेंगे, अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, देखिए हमको दिखाना क्या है, हमको घूम फिर के दिखाना ये है कि अल्फा और बीटा लीनियरली डिपेंडेंट है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर आगे ये प्रोसीड कर रहे हैं कैसे, कि गामा जो दोनों हमने लिए, इस गामा की जगह पे आप क्या रखिए, ये वैल्यू रखिए, और ये स्ट्रेट लाइन के बाद ये जो दूसरा वाला आपका गामा है, इसके बाद भी यही वाली वैल्यू लीजिए। ठीक है, फिर आप क्या करिए, पहले इस बीटा के साथ हम इनर प्रोडक्ट कराएंगे इस पूरी चीज का। ठीक है, तो देखिए इस वाले बीटा को मैंने यहाँ लिखा, और इनर प्रोडक्ट करा रहा हूँ मैं इस पूरी चीज के साथ। यहाँ पर देखिए बीटा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा मल्टीप्लाई बाय अल्फा। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसके बाद मैंने क्या किया है कि ये जो स्केलर है इसको मैंने बाहर निकाला है। क्यों, क्योंकि स्केलर का इनर प्रोडक्ट नहीं होता है, इनर प्रोडक्ट वेक्टर्स का होता है, और बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा का इनर प्रोडक्ट से जो चीज हमको मिलती है वो स्केलर होती है, और नॉर्म जो होती है वो भी स्केलर होती है। ठीक है, क्योंकि वो लेंथ है वो भी स्केलर है, रियल नंबर होती है। तो ये पूरे टर्म आपका स्केलर है, ये पूरा टर्म आपका क्या है, स्केलर है। तो इसको हम इनर प्रोडक्ट के बाहर ले सकते हैं। तो देखिए मैंने बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा और स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा को बाहर कर लिया है, और क्या किया, ये वाला जो अल्फा है इस अल्फा को मैंने यहाँ
पर लिखा है और उसका इनर प्रोडक्ट इस पूरी चीज के साथ करा दिया है। तो अल्फा का देखिए इनर प्रोडक्ट हो गया है, अल्फा जो आपका यहाँ बना था उसका इनर प्रोडक्ट हम इस पूरी चीज के साथ करा रहे हैं, यानी बीटा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू अल्फा। अब देखिए क्या होगा, पहले इस बीटा और इस बीटा का इनर प्रोडक्ट होगा जो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब देखिए ये बीटा इसके साथ इनर प्रोडक्ट नहीं कर पाएगा, ये बीटा अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये चीज अभी मैंने आपको समझाया स्केलर है। पर एक बात याद रखिएगा कि जब कभी भी स्केलर सेकंड आर्गुमेंट से, देखिए जो लाइन खींचती है, लाइन के इधर वाला कहलाता है फर्स्ट आर्गुमेंट और इधर वाला कहलाता है सेकंड आर्गुमेंट। तो जब सेकंड आर्गुमेंट से स्केलर को बाहर निकाला जाता है तो उसके ऊपर कॉन्जुगेट लग जाता है। ठीक है, तो तभी देखिए मैंने यहाँ जब इस वाले स्केलर को बाहर निकाला तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा के ऊपर ये बार लगा दिया, यानी कॉन्जुगेट ले रहे हैं हम इसका अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा। और देखिए इस बीटा का इनर प्रोडक्ट होगा इस अल्फा के साथ, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए इस पूरी चीज से आपकी ये दो टर्म बने हैं। ना समझ में आए तो आप पीछे थोड़ा सा वीडियो में जाकर समझ सकते हैं। आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ क्या है, तो देखिए ये स्केलर यहाँ पे रखा हुआ है, पहले अल्फा का इनर प्रोडक्ट बीटा के साथ होगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। फिर क्या होगा, अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप ये होगा कि ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वाला स्केलर मैंने यहाँ पर लिख दिया, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा। अब देखिए ये अल्फा इस अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट करेगा, ना कि इस स्केलर के साथ। तो ये स्केलर क्योंकि सेकंड हमारे इनर प्रोडक्ट के ब्रैकेट के सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आ रहा है, तो इसके ऊपर भी क्या लग जाएगा, कॉन्जुगेट। तभी देखिए जब मैंने इसको यहाँ पर लिखा है तो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा का कॉन्जुगेट दिया, नीचे स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा है और अल्फा का अल्फा के साथ इनर प्रोडक्ट हो गया है। तो देखिए इसके आगे का मैं आपको इधर बता देता हूँ, इस तरह बताता हूँ आपको। तो देखिए इसके आगे का मैंने इधर लिख दिया है। तो यहाँ आपको बता दूँ, हम लोग निकाल रहे थे गामा इनर प्रोडक्ट गामा, इतना निकाल चुके थे। तो इसके आगे अच्छा देखिए मुझसे एक ने पूछा था कि जैसे अगर यहाँ पर हमने बार नहीं लगाया, तो यहाँ पर देखिए बार इसलिए नहीं लगा था क्योंकि ये वाला जो आपका स्केलर था वो फर्स्ट आर्गुमेंट से बाहर आ रहा था। किससे आ रहा था, फर्स्ट आर्गुमेंट से। जो ये लाइन होती है इसके आगे वाला फर्स्ट आर्गुमेंट और इधर वाला सेकंड आर्गुमेंट कहलाता है। तो अगर आपका स्केलर फर्स्ट आर्गुमेंट से बाहर आता है तो आपको कॉन्जुगेट नहीं लगाना होता है। पर वहीं अगर आपका स्केलर सेकंड आर्गुमेंट से बाहर आता है तो उसमें आपको कॉन्जुगेट लगाना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए आपका यहाँ पर था बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा, तो देखिए बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा बन जाता है नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। क्या बन जाता है, नॉर्म ऑफ बीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा बनता है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा। बाकी देखिए ये टर्म जैसा यहाँ लिखा था वैसे ही मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है। दूसरे वाले टर्म में मैंने देखिए क्या किया है कि बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा को लिख दिया अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का कॉन्जुगेट। इसको कहा जाता है कॉन्जुगेट सिमेट्री, क्योंकि V आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। V आपका क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस होने के लिए जो पहली प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, कॉन्जुगेट सिमेट्री। कॉन्जुगेट सिमेट्री ये कहती है, ये आपको बता देता हूँ कि कॉन्जुगेट सिमेट्री क्या कहती है। तो कॉन्जुगेट सिमेट्री ये कहती है, ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। कॉन्जुगेट सिमेट्री जो होती है आपकी वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि अगर आपके पास लिखा है बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा, तो वो बराबर होता है अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के कॉन्जुगेट के। ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, तो उसी की मदद से क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा की जगह अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का कॉन्जुगेट। और देखिए फिर ये वाला अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा मैंने यहाँ पर लिखा है, नीचे स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा भी लिखा हुआ है। अब यहाँ वाले स्टेप में देखिए क्या हुआ, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा की जगह मैंने स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा लिखा है। याद रखिएगा कि बीटा इनर प्रोडक्ट बीटा बनेगा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा, अल्फा इनर प्रोडक्ट अल्फा बनेगा स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा, और बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा यहाँ पे बन गया अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का कॉन्जुगेट। तीन चेंजेस हुए हैं, तीन चेंजेस, वो याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा इसको काट देगा। ठीक है, तब आपके पास जो बचा कुछ है वो हमने नीचे लिख दिया है, ये स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा माइनस ये वाले टर्म को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है। ये वाले टर्म को भी मैंने एज इट इज यहाँ पे लिखा है, कोई चेंज नहीं किया है। बस यहाँ पर देखिए अब क्या बचेगा, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा का कॉन्जुगेट, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा और एक स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा बचा। अब देखिए ये वाला टर्म और ये वाला टर्म दोनों एक जैसे, ये माइनस का है ये प्लस का है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। अब जो बचा वो लिख लेते हैं, तो बचा क्या, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा बचा हुआ है और ये वाला टर्म यहाँ पर लिखा। और इसमें एक चेंज किया है, क्या चेंज किया है कि देखिए
अगर आपका z कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो अगर आप z बार करते हैं तो मॉड ऑफ z का स्क्वायर बनता है, या आपने क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर्स के चैप्टर्स में पढ़ा होगा। ठीक है, तो उसी रूल का इस्तेमाल हम यहाँ करते हैं कि अगर कोई नंबर यहाँ पे लिखा हो, जैसे हमारा लिखा हुआ है अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा, उसका प्रोडक्ट जब हम उसी के कॉन्जुगेट के साथ करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के मॉड का स्क्वायर, इसी रूल की मदद से। ठीक है, अब देखिए हमारी इक्वेशन नंबर 1 जो थी वो ये थी इस तरह से कि अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा का जो मॉड है वो बराबर है स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा और स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा के प्रोडक्ट के। बोथ साइड अगर हम लोग यहाँ पे स्क्वायरिंग कर दें, क्या कर दें, अगर हम लोग यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो ये कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। तो वही चीज मैंने यहाँ पे देखिए लिख दी है कि सिंस इट इज गिवन इन वन दैट, मतलब हमारा जो गिवन तो नहीं था स्क्वायर में, पर हमने अगर हमको गिवन ऐसे था, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ मैं, हमको गिवन इस तरह से था। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसी को बनाया था यहाँ पर ही। ठीक है, अब तो मैंने मिटा दिया है। तो अगर हम उसी इक्वेशन की बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें तो वो कुछ इस तरह की चीज बन जाएगी। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए मॉडुलस ऑफ अल्फा इनर प्रोडक्ट बीटा के स्क्वायर की जगह इस ये देखिए ये चीज ये तो यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा और स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए मैं यहाँ क्वेश्चन से इसको मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। और क्या होगा अब यहाँ पर देखिए, ये स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा, ये भी स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे। तो हमारे पास जो बचा वो देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, और अगर आप स्पेशली एडयू से हैं तब तो ये पक्का पूछा गया है। तो देखिए अगर आपको आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लग रहा है, वीडियो बढ़िया लग रही है कि नहीं, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाएँ। ठीक है, और नंबर ना पाएँ। तो देखिए गामा इनर प्रोडक्ट गामा जो है वो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा बचा था, और ये भी क्या बचा, खाली माइनस का स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ बीटा बचा। ठीक है, यही बचा खाली, और ये क्या हो गया, तो जीरो आ गया। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि गामा इनर प्रोडक्ट गामा क्या आ रहा है, गामा इनर प्रोडक्ट गामा आपका आ रहा है जीरो। और जब कोई दो वेक्टर्स का इनर प्रोडक्ट जीरो आता है तो मैं अपनी पिछली वीडियोस में क्वेश्चंस के रूप में भी आपको बता चुका हूँ कि फिर वो वेक्टर क्या हो जाता है, जीरो वेक्टर के बराबर हो जाता है। अच्छा देखिए थोड़ी देर पहले हम लोगों ने गामा वेक्टर को कुछ कंसीडर किया था, यहाँ अभी तो मैंने मिटा दिया, यहाँ पे एक लाइन मैंने लिखी थी कंसीडर द वेक्टर गामा इक्वल्स टू, तो गामा इक्वल्स टू हमने कंसीडर किया था बीटा माइनस बीटा इनर प्रोडक्ट की लाइन देखिए सीधा बनती है बिल्कुल ऐसे इस तरह से, बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू अल्फा, तो ये जीरो वेक्टर के बराबर हो जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा बीटा इक्वल्स टू, इस तरह से हम लिख सकते हैं कि बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा इनटू अल्फा। ठीक है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, ये उधर जाकर ध्यान दीजिए ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये आपका जो बीटा इनर प्रोडक्ट अल्फा अपॉन स्क्वायर ऑफ नॉर्म ऑफ अल्फा लिखा है ये क्या हो जाएगा, इक्वल की इधर आकर प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो अल्फा और बीटा है वो क्या हो जाएंगे। देखिए आपको एक रूल पता होना चाहिए कि अगर एक वेक्टर, देखिए ये आपका क्या है, सब स्केलर है ना, तो बीटा जो है वो क्या है, सब स्केलर का, कोई स्केलर का आप समझ लीजिए प्रोडक्ट करा रहे हैं अल्फा वेक्टर के साथ। ठीक है, तो एक नियम आप याद रखिएगा कि जब एक वेक्टर बराबर होता है स्केलर टाइम्स ऑफ सम दूसरे वेक्टर के। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ मैं कि इफ वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, तो वो दोनों वेक्टर्स क्या हो जाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका स्केलर था ना, मैंने बताया था आपका स्केलर है, तो बीटा क्या है, कुछ स्केलर टाइम्स प्रोडक्ट है एक अदर वेक्टर अल्फा का, तो दिस इंप्लाइज कि देयरफॉर आपके अल्फा एंड बीटा वेक्टर्स क्या हैं, आर लीनियरली डिपेंडेंट, वो दोनों क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में यही था, तो थैंक यू।